हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो आज है डे 32 डेली फार्म एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल्स इन अ डाई बाथ इज़ फॉर। सो एम्प्यूल्स की ऑटोक्लेविंग डाई बाथ के लिए ये आपकी होती है लीक टेस्टिंग में। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब लीक टेस्टिंग जो है वो आपका इवेल्यूशन पैरामीटर है पेरेंटल प्रोडक्ट्स। जो भी आपके पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए इवेल्यूशन टेस्ट जो है उसमें आता है आपका लीक टेस्टिंग। इसके अलावा पेरेंटल प्रोडक्ट्स की इवेल्यूशन में आपका लीक टेस्टिंग के अलावा क्लैरिटी टेस्ट भी आ जाता है, पायरोजन टेस्ट एंड स्टर्लिटी टेस्ट। तो ये चार टेस्ट इसमें रहते हैं। तो अगर मैं लीक टेस्ट की बात करूं तो लीक टेस्टिंग को जो है वो पैकेजिंग इंटीग्रिटी टेस्ट भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैकेजिंग इंटीग्रिटी टेस्ट। एंड ये जो आपका टेस्टिंग है ये आपकी सिर्फ एम्प्यूल्स के लिए होती है। इसमें बाइल्स एंड बोटल्स जो है उनको नहीं किया जाता है, उनकी इवेल्यूशन जो है वो नहीं की जाती है। अब इसी टेस्ट में एक क्वेश्चन और आता है जो कि आपका डाई के ऊपर रहता है कि इसमें कौन सी डाई जो है वो यूज़ की जाती है। सो इसमें आपकी 1% मिथाइलिन ब्लू डाई जो है उसका यूज़ किया जाता है। 1% मिथाइलिन ब्लू डाई का इसमें यूज़ किया जाता है। एंड जो भी आपके डिफेक्टिव एम्प्यूल्स होंगे वो डिफेक्टिव एम्प्यूल्स जो हैं वो ब्लू कलर्ड हो जाएंगे। सो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन से एम्प्यूल्स जो हैं वो लीक कर रहे हैं। इसके अलावा अदर टेस्टिंग में बात करूं, जैसे आपका क्लैरिटी टेस्ट आ गया। सो क्लैरिटी टेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। सो इसमें आपका लाइट स्कैटरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि आपका होता है नेफेलोमीटर। नेफेलोमीटर का इसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें कोल्टर काउंटर ऑपरेटर्स भी यूज़ जो है वो किया जाता है। देन इसके अलावा मैं पायरोजन टेस्टिंग की बात करूं, पायरोजन टेस्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें आपका लाल टेस्ट जो है ये यूज़ होता है। लाल टेस्ट इसमें परफॉर्म किया जाता है। सो लाल जो है वो आपका होता है लिमुलस अमीवोसाइट लाइसेट, अमीवोसाइट लाइसेट टेस्ट। तो ये टेस्ट इसमें परफॉर्म किया जाता है। इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा इसमें कौन सा एनिमल यूज़ किया जाता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो पायरोजन टेस्टिंग में आपका रैबिट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, रैबिट एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बात करूँ स्टर्लिटी टेस्टिंग की, ये हमने काफ़ी बार पहले भी डिस्कस किया है। तो स्टर्लिटी टेस्टिंग जो है इसमें आपके दो मेथड जो हैं वो यूज़ होते हैं। पहला मेथड है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड एंड दूसरा आपका मेथड है डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। तो ये दो मेथड्स के नाम आपको पता होने चाहिए। एंड इसके अलावा स्टर्लिटी टेस्टिंग में कुछ मीडियम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जिनके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक मीडियम इसमें यूज़ किया जाता है आपका न्यूट्रिएंट ब्रोथ। न्यूट्रिएंट ब्रोथ इसमें यूज़ किया जाता है जो कि आपका एरोबिक कंडीशंस में यूज़ होता है। दूसरा जो है वो आपका फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट यूज़ किया जाता है जो कि आपका एरोबिक प्लस एनएरोबिक, मीन्स एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों ही कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। देन तीसरा इसमें आता है आपका सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट मीडिया। सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट मीडिया जो कि आपका फंगाई एरोबी के लिए होता है। इट इज़ फॉर फंगाई एरोबी के लिए। इसके अलावा स्टर्लिटी टेस्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितना रहता है। तो इसमें आपका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो आपका 2 वीक्स रहता है, यानी कि 14 डेज़। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है, तो वहाँ पे भी हमने ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी कैंसर ड्रग्स किल कैंसर सेल्स बाय। तो जो एंटी कैंसर सेल्स हैं
एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो कैंसर सेल्स को कैसे किल करते हैं? सो दे किल कैंसर सेल्स बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो ये क्वेश्चन जो है वो आपका जो कीमोथेरेपी के जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है फार्माकोलॉजी से। सो उसी में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो वो है आपका साइटोटॉक्सिक ड्रग के ऊपर। तो जो आपके साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं वो आइदर आपके सेल साइकिल स्पेसिफिक होते हैं, सेल साइकिल स्पेसिफिक और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, एंड इन्हीं के ऊपर जो है वो आपका क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक की। तो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक मींस ऐसे ड्रग्स जो कि आपके रेस्टिंग और डिवाइडिंग सेल दोनों को ही किल करेंगे। इसमें आपको मोस्टली ड्रग्स के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक हैं। तो इसमें एक ड्रग आता है आपका साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड। देन एक ड्रग आता है आपका क्लोरम्ब्यूसिल, क्लोरम्ब्यूसिल आ जाता है। कार्मस्टिन आ जाता है, कार्मस्टिन। डाकार्वाजीन, ब्यूसल्फेन। देन एल एस्पेराजिनेज। तो ये कुछ ड्रग हैं जो कि आपके सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक हैं। देन दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई सेल साइकिल स्पेसिफिक में। तो सेल साइकिल स्पेसिफिक मींस ये सिर्फ उन्हीं सेल्स को किल करेंगे जो कि आपके एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, जो डिवाइड हो रहे हैं। एंड इसमें आपके जो डिफरेंट फेजेस रहते हैं साइकिल के, उन डिफरेंट फेजेस पे कौन कौन से ड्रग्स एक्ट करते हैं उनके ऊपर जो है वो काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। लाइक इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं आपके सेल साइकिल के, जिसमें आपका एक फेज़ आ जाता है G1 फेज़ जो स्टार्टिंग फेज़ होता है। इस पे जो ड्रग एक्ट करता है वो आता है आपका बिनब्लास्टिन, ठीक है, सिंगल ड्रग है इसमें। देन दूसरा है आपका एस फेज़। एस फेज़ आपका सिंथेसिस फेज़ होता है जिसमें आपका मीथोट्रेक्सेट आ जाता है, सीटाराविन आ जाता है, फ्लूडारेविन आ जाता है, 5-फ्लोरोयूरासिल आ जाता है, हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग आ जाते हैं। तो ये सारे डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो एस फेज़ को इनहिबिट करते हैं। देन इसके आगे आता है आपका G2 फेज़। तो G2 फेज़ में आपका ड्रग आता है डाउनोरुबिसिन, ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइड एंड टोपोटिकैन, टोपोटिकैन। सो ये कुछ ड्रग G2 को इनहिबिट करते हैं। देन आता है आपका M फेज़। सो M फेज़ में आपका बिन क्रिस्टिन आता है। G1 फेज़ में हमने बिन ब्लास्टिन देखा था, M फेज़ में बिन क्रिस्टिन आ जाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपका बिन ब्लास्टिन भी रहेगा, ठीक है, दोनों ड्रग इसमें रहेंगे। इसके अलावा पेक्लीटेक्सेल इसमें आ जाएगा एंड डोसेटेक्सेल। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, इनके आप नाम्स जो हैं वो थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। जब आगे कोई सिमिलर क्वेश्चन आएगा तब हम सेम चीज़ जो है वो दोबारा डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपकी रिवीजन भी इसके साथ में हो जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम पे मैं इसके रिगार्डिंग एक पोस्ट डाल दूंगा जिसमें आपके सेल साइकिल स्पेसिफिक एंड सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स को क्लासीफाई किया होगा, तो वो भी आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपामाइन इज़ डिग्रेडेड बाय। तो डोपामाइन जो है वो कैसे डिग्रेड होता है, कौन इसको डिग्रेड करता है? तो डोपामाइन जो है वो आपका माओ ए एंड माओ बी दोनों एंजाइम से डिग्रेड होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे बात आई है माओ की। तो माओ आपका होता है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। तो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ये एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। इट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो कि आपका जो भी आपके बायोजेनिक अमाइंस होते हैं, जैसे कि एडेनलिन हो गया, नॉन एडेनलिन हो गया, डोपामाइन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टलिन। सो इन सभी बायोजेनिक अमाइंस की ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में
इन्वॉल्व रहता है। एंड माओ की ही जो है वो 2 आइसोफॉर्म्स होती हैं, एक आती है आपकी माओ ए, दूसरी आती है आपको आपकी माओ बी। अब इन दोनों आइसोफॉर्म्स को देख लेते हैं जो कि आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो माओ ए जो है वो आपकी किसको डीएमिनेट करती है, तो ये आपकी 5-HT 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन को एंड नॉर एडेनलिन, इन दोनों को डीएमिनेट करती है। एंड इसी के इनहिबिटर के ऊपर जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि माओ ए इनहिबिटर कौन सा है। तो जो आपका माओ ए इनहिबिटर है उसमें आपको 2 ड्रग्स याद रखने हैं, एक क्लोरगाइलिन एंड दूसरा मोक्लोबेमाइड। तो ये 2 ड्रग आपको माओ ए इनहिबिटर कैटेगरी में याद रखने हैं। देन दूसरा आता है आपका माओ बी एंजाइम। तो माओ बी एंजाइम जो है वो आपका फिनाइल इथाइल अमाइन को डीएमिनेट करता है। एंड इसका इनहिबिटर कौन है, तो इनहिबिटर है आपका सेलेजिलिन। तो ये माओ बी इनहिबिटर जो है वो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो बनता है। दूसरा हमने देख लिया डोपामाइन। तो डोपामाइन जो है वो इक्वली डिग्रेड करता है आपका माओ ए को भी एंड माओ बी को भी इक्वली डिग्रेड करता है। इसके अलावा माओ इनहिबिटर्स के ऊपर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो माओ इनहिबिटर्स जो हैं उनको चीज़ या फिर चीज़ जैसे जो सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ जो है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि इट विल कॉज चीज़ रिएक्शन इसमें जो है वो डेवलप हो जाता है, जो कि आपका हाइपरटेंसिव क्राइसिस जैसी कंडीशन जो है वो आ जाती है, जिसमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस जैसी कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है अगर इन दोनों को हम एक साथ में दे देते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके माओ एंजाइम के बारे में एंड माओ इनहिबिटर, सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज टिंडलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ। तो टिंडलाइजेशन बेसिकली स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होता है एंड इसमें आपकी स्टरलाइजेशन की जाती है बाय हीटिंग विदाउट प्रेशर फॉर 3 डेज, 3 दिन तक बिना प्रेशर के सिंपल हीटिंग से जो है वो स्टरलाइजेशन की जाती है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अभी बात करते हैं टिंडलाइजेशन की। तो टिंडलाइजेशन जो है वो आपका फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन मेथड होता है। इट इज़ अ फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन मेथड एंड ये मेथड जो है वो आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया 1932 में ऑफिशियल था। जो भी आपकी मेडिकामेंट्स अनस्टेबल थी 115 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसे मेडिकामेंट्स की स्टरलाइजेशन के लिए ये मेथड जो है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऑफिशियली दिया गया था एंड ये इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे जो है वो विदस्टैंड करता है। अब टिंडलाइजेशन मेथड जो है वो किसकी स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो टिंडलाइजेशन आपका कल्चर मीडिया की स्टरलाइजेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टिंडलाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है, क्या इसका मेथड है, वो हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं। सो इस मेथड में क्या होता है, जो भी आपका सॉल्यूशन है जिसको हमें स्टरलाइज करना है उसको पैक किया जाता है प्रॉपरली एंड उसको सील कर दिया जाता है, एक फाइनल कंटेनर में पैक एंड सील किया जाता है। फिर उस कंटेनर को हीट किया जाता है 80 डिग्री सेल्सियस पे। कितने टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर आपको याद रखना है, 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। कितने टाइम के लिए किया जाता है, 1 आवर के लिए इसको हीट किया जाता है। कब तक किया जाता है, 3 डेज तक इसको किया जाता है। ठीक है, 3 दिन तक हर रोज़ 1 घंटे के लिए इसको 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। अब 3 दिन में क्या क्या होता है, तो जो फर्स्ट हीटिंग होती है, फर्स्ट हीटिंग में आपके जो भी वेजिटेटिव सेल्स हैं, ठीक है, जो भी आपके वेजिटेटिव सेल्स हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन जो भी आपके बैक्टीरियल स्पोर्स हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स ये किल जो हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, इनकी किलिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स ही किल होंगे।
अब सेकेंड हीटिंग में क्या होगा, सो फर्स्ट हीटिंग ये तो सिर्फ 1 घंटे के लिए हो रही है, बाकी टाइम पे कुछ नहीं हो रहा। नेक्स्ट डे पे अगेन 1 आवर के लिए हीटिंग होगी। अब इस फर्स्ट हीटिंग और सेकेंड हीटिंग के बीच का जो टाइम है, उस टाइम पे क्या होगा कि जो आपके बैक्टीरियल स्पोर्स हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स जो हैं वो आपके जर्मिनेट हो जाएंगे एंड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपके वेजिटेटिव फॉर्म्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जर्मिनेट हो जाएंगे वेजिटेटिव फॉर्म्स में इस पर्टिकुलर इंटरवल में। अब जब हम सेकेंड हीटिंग करेंगे तो ये बैक्टीरियल स्पोर्स आपके वेजिटेटिव सेल्स में कन्वर्ट हो गए होंगे। सो अगेन ये सारे के सारे बैक्टीरियल स्पोर्स जो हैं वो भी आपके सेकेंड हीटिंग में किल हो जाएंगे। देन आती है आपकी थर्ड हीटिंग। थर्ड हीटिंग क्यों की जाती है? सो थर्ड हीटिंग में सबसे पहले आपके वेजिटेटिव सेल्स ख़त्म हो गए, दूसरी में बैक्टीरियल स्पोर्स कन्वर्ट होकर के अगेन ख़त्म हो गए। थर्ड हीटिंग थोड़ा इंश्योरिटी के लिए सेफगार्ड प्रोसेस के रूप में हमें किया जाता है कि अगर सेकेंड हीटिंग और फर्स्ट हीटिंग के टाइम के बीच में स्टिल अगर कोई बैक्टीरियल स्पोर वेजिटेटिव सेल्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जर्मिनेट नहीं हुआ है, सो उस केस के लिए ये थर्ड हीटिंग जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। सेम टाइम रहेगा, सेम टेम्परेचर रहेगा एंड जो भी आपके रिमेनिंग बैक्टीरियल स्पोर्स होंगे वो भी थर्ड हीटिंग में किल हो जाते हैं। सो ये इसका पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है टेंडलाइजेशन का। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मे कोज साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज टॉपिकली इन द आई। इनमें से कौन सा ड्रग साइक्लोप्लेजिया कोज करेगा जब उसको टॉपिकली अप्लाई किया जाता है आइज़ में? तो पहले बात कर लेते हैं साइक्लोप्लेजिया होता क्या है। तो साइक्लोप्लेजिया सिंपली हम बोलेंगे जो हमारी आइज़ में सिलरी मसल्स होती हैं उनका पैरालिसिस जो है, पैरालिसिस कहलाता है आपका साइक्लोप्लेजिया, जिसकी वजह से आपका जो प्यूपिल है उसकी डायलेटेशन हो जाती है एंड अकोमोडेशन जो है वो पैरालाइज हो जाती है। तो ये किस ड्रग की वजह से होता है? सो इट इज़ ड्यू टू एट्रोपिन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब जो टॉपिकली एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है इसमें साइक्लोप्लेजिया कंडीशन भी अराइज होती है, इसके अलावा माइड्रियासिस कंडीशन भी अराइज होती है एंड जो भी लाइट रिफ्लक्सेस हैं वो भी एवोलिश हो जाते हैं एंड थर्ड कंडीशन यहाँ पे हमने देखी साइक्लोप्लेजिया कोज होती है। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये आपके 7 से लेकर के 10 दिन तक जो है वो रहते हैं, जिसकी वजह से फोटोफोबिया एंड नियर विज़न जो है उसमें ब्लरिंग आ जाती है। तो ये सिंपल सा फंडा है एट्रोपिन एंड साइक्लोप्लेजिया के बीच में। सभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज कैप्टोप्रिल एक्सर्ट्स एक्शन बाय इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ। सो कैप्टोप्रिल जो है वो किसकी कन्वर्जन को इनहिबिट करता है? सो कैप्टोप्रिल ड्रग जो है वो आपका एस इनहिबिटर है। इट इज़ अ एस इनहिबिटर। एस मीन्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो कि आपका एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। सो इसी पाथ को ये इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग द एस एंजाइम। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा कैप्टोप्रिल के बारे में बात करते हैं। तो जो कैप्टोप्रिल है, कैप्टोप्रिल आपका सल्फ हाइड्रिल कंपाउंड है। इट इज़ अ सल्फ हाइड्रिल कंपाउंड। तो ये टर्म आपको याद रखनी है। सल्फ हाइड्रिल कंपाउंड के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछा जाता है। ये आपका एक्टिव ड्रग है। ठीक है, एस इनहिबिटर्स में आपके डिफरेंट ड्रग्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके मोस्टली प्रो ड्रग्स कैटेगरीज में आते हैं। प्रो ड्रग की मैं बात करूं मीन्स जो कि इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म में होगा लेकिन हमारी बॉडी में जाने के बाद किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो प्रो ड्रग जो हैं वो आपके एनालाप्रिल आ जाते हैं, फॉसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल एंड रेमीप्रिल। तो ये ड्रग्स जो हैं वो आपके प्रो ड्रग्स हैं। इसके अलावा एक एक्टिव ड्रग होता है आपका लिसिनोप्रिल। लिसिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल ये दोनों ही आपके एक्टिव ड्रग्स हैं। अभी हम मोस्टली कैप्टोप्रिल के बारे में ही देखते हैं। तो कैप्टोप्रिल एक तो एक्टिव ड्रग हो गया, साथ में इसकी 70%
बायो अवेलेबिलिटी होती है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ, टी हाफ इसका 2 आवर्स है। पूछा जा सकता है, काफ़ी रेयरली ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बाकी जी पैट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मोस्टली ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखनी पड़ती हैं। बाकी इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो आपका 6 to 12 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कैप्टोप्रिल के बारे में। बाकी जो प्रो ड्रग एंड एक्टिव ड्रग का मैंने बताया उसके ऊपर जो है वो डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो बनता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पीक इन मास स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज। तो मास स्पेक्ट्रम में जो लार्जेस्ट पीक है उसे कहा जाता है बेस पीक। दिस पीक इज नोन एज बेस पीक। या फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट इंटेंस पीक, क्वेश्चन में आएगा मोस्ट इंटेंस पीक कौन सी है मास स्पेक्ट्रम में, तो वो भी आपकी होती है बेस पीक। इसके अलावा बात करूँ मेटास्टेबल पीक की, तो मेटास्टेबल पीक से पहले हम देखते हैं मेटास्टेबल आयन क्या होता है। मेटास्टेबल आयंस वो आयंस होते हैं जिनके अपने आप में जो है वो इतनी एनर्जी होती है कि केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना जो है वो इनके लिए इजी होता है। जितनी एनर्जी इनको केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड रहती है उससे ज़्यादा एनर्जी जो है वो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है एंड ये इजीली उस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं जैसे ही सोर्स से ये लीव करते हैं। तो ऐसे आयंस की वजह से जो पीक आएगी वो आपकी होती है मेटास्टेबल पीक। इसके अलावा बात करूं पेरेंट पीक की, सो पेरेंट पीक को मॉलिक्यूलर आयन पीक भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो किसी भी आपके मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल से, तो जो आपका आयन फॉर्म होगा उस आयन को कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। एंड इस आयन की वजह से जो पीक मास स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व होगी वो आपकी होती है मॉलिक्यूलर आयन पीक या फिर पेरेंट पीक। इसके अलावा डॉटर पीक की बात करूं तो जो आपका मॉलिक्यूलर आयन है वो जब फर्दर स्प्लिट होगा, उसके फर्दर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होगा, तो जो आपके फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो आपके आएंगे डॉटर आयंस एंड वही जो है वो आपके डॉटर पीक जो है वो शो करेंगे। तो ये इन सभी पीक्स के बारे में, इसमें मोस्टली आपको पेरेंट पीक, मेटास्टेबल पीक एंड बेस पीक ये तीन ही इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी मोस्टली बेस पीक के ऊपर ही इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है केलर किलियानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। तो केलर किलियानी टेस्ट जो है वो किस ड्रग के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। सो इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर डिजिटेलिस। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो डिजिटेलिस के ऊपर हमने लास्ट वीडियोस में भी काफ़ी जो है वो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो वो सारे अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो डिजिटेलिस के ऊपर सिनोनिम के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिनोनिम इसका आ जाता है फोक्स ग्लोव लीव्स। तो डिजिटेलिस जो है वो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली। सिनोनिम के ऊपर पूछा गया है। देन बात करूँ बायोलॉजिकल सोर्स के ऊपर, तो बायोलॉजिकल सोर्स में ये ऑब्टेन होता है आपका लीव से, ड्राइड लीव से ऑब्टेन होता है। प्लांट का नाम है डिजिटेलिस पुरपुरिया। फैमिली के ऊपर भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। फैमिली है इसकी स्क्रोफुला रियासी। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ड्राइंग के ऊपर कि इसको कब ड्राई किया जाता है। जैसे ही इसके लीव्स को कलेक्ट किया जाता है, लीव्स को कलेक्ट करने के इमीडिएटली बाद में इसको 60 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ठीक है, लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस लीव्स को जो है वो ड्राई किया जाता है। ये टेम्परेचर जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट है। देन इसके अलावा इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करूं तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में इसमें आ जाता है पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड ए, पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड दूसरा मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड बी। अब इन दोनों के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो जो डिजिटेलिस पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड ए है वो आपका क्या प्रोडक्ट देता है, इट विल गिव डिजिटॉक्सिन प्लस
ग्लूकोज, इट विल गिव डिजिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज, जबकि जो ग्लाइकोसाइड बी है वो आपका देता है गिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज, गिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा केमिकल टेस्ट की बात करूं तो केमिकल टेस्ट में एक आ गया आपका केलर किलियानी टेस्ट। दूसरा टेस्ट जो है वो आपका रहता है लीगल टेस्ट, एंड थर्ड जो है वो आपका रहता है बालजेट टेस्ट। तो ये टेस्ट अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड कौन सा है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, तो वो आपका डिजिटलिस रहेगा। एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा टेस्ट, सो दैट इज केलर किलियानी टेस्ट। सो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। सो यही इसका यूज़ भी है कि इट इज़ यूज इन कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक की जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, सो उस केस में कंजस्टिव हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए डिजिटलिस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसके अडल्ट्रेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अडल्ट्रेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। सो इसका एक अडल्ट्रेंट जो है वो आता है बर्वास्कम थैप्सस, जिसकी फैमिली है स्क्रोफुलारियासी। दूसरा आता है इसमें प्रिमुला बल्गैरिस, प्रिमुला बल्गैरिस, जिसकी फैमिली है प्रिमुलासी। तीसरा है आपका कॉम्फ्रे लीव्स, ठीक, कॉम्फ्रे लीव्स, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है सिम्फिटम, सिम्फिटम ऑफिसिनाले, सिम्फिटम ऑफिसिनाले, इसकी फैमिली है बोराजिनेसी, फैमिली इज बोराजिनेसी। तो ये हैं इसके अडल्ट्रेंट्स। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इसकी कल्टीवेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी कल्टीवेशन में बेसिकली लीव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इसके फर्स्ट ईयर में लीव्स कैसे होते हैं एंड सेकंड ईयर में लीव्स कैसे होते हैं। तो बात करूँ फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में इसमें रोजेट टाइप के लीव्स होते हैं, एंड सेकंड ईयर में इसमें सेसाइल टाइप्स के लीव्स होते हैं, सेसाइल लीव्स। देन इसमें स्टोमेटा के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्टोमेटा है। अभी हमने 1-2 दिन पहले ही स्टोमेटा वाला क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया होगा। सो इसमें जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा इज़ एनोमोसाइटिक स्टोमेटा, जिसमें आपके गार्ड सेल्स के आजू बाजू जो है वो मल्टीपल जो है वो आपके सब्सिडरी सेल्स जो है वो होते हैं, वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स। इसके अलावा डिजिटलिस के लीव्स जो हैं उनके कलर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो कलर जो है वो रहता है इसका डार्क ग्रेइश ग्रीन, डार्क एंड ग्रेइश ग्रीन जो है वो इसका कलर रहता है। ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है। तो डिजिटलिस काफ़ी इम्पोर्टेंट ड्रग है, एंड हर एक पॉइंट के ऊपर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने मैंने पॉइंट इसमें डिस्कस किए आपके साथ, हर एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। दैट्स वाई जितनी बार भी हम कोई सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो सेम इन्फॉर्मेशन हम इसमें चेक करेंगे, ताकि जो है इन्फॉर्मेशन आपको बार बार रिवाइज होती रहे एंड आपके दिमाग में ईजिली सेटल अप हो जाए। सो वी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन की स्टोरेज फॉर्म होती है फेरिटिन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बेसिकली जो आपका आयरन है वो आपका लीवर में स्टोर होता है, स्प्लीन में स्टोर होता है, एंड बोन मैरो में स्टोर होता है। ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर होता है। और जो आपके म्यूकोसल सेल्स हैं, म्यूकोसल सेल्स हैं, म्यूकोसल सेल्स में फेरिटिन जो है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज फॉर्म है आयरन की। ठीक, कहाँ पे, म्यूकोसल सेल्स में। अब होता क्या है कि जो आपका आयरन है आपका Fe2 पॉजिटिव। सो जैसे ही Fe2 पॉजिटिव आपका कहाँ पे एंटर कर गया, म्यूकोसल सेल में आएगा बाय अब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू, एंड ये Fe2 पॉजिटिव जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किस फॉर्म में, Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कौन ऑक्सीडाइज करेगा इसको,
फेरोक्सीडेज एंजाइम जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसकी ऑक्सीडेशन के लिए। अब जो ये Fe3 पॉजिटिव है ये आपका कंबाइन होगा, किसके साथ कंबाइन होगा? इट विल कंबाइन विद एपोफेरेटिन। एपोफेरेटिन के साथ कंबाइन होगा। कंबाइन होने के बाद में ये क्या फॉर्म कर देगा? इट विल फॉर्म फेरेटिन, जो कि आपकी टेम्परेरी स्टोरेज फॉर्म है आयरन की। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रोसेस रहता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन का। इसके अलावा अदर कुछ स्टोरेज फॉर्म्स देखते हैं। सो अगर अमाइनो एसिड की अगर कोई बात करेगा तो अमाइनो एसिड की कोई भी स्टोरेज फॉर्म नहीं होती है। इट हैज़ नो स्टोरेज फॉर्म। देन बात करूँ ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स की। ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स की, तो ट्राई असाइल ग्लिसरोल्स जो हैं वो आपके मोस्ट प्रोमिनेंट प्रीडोमिनेंट स्टोरेज फॉर्म होती है किसकी? एनर्जी की। एंड सेम हम बोल सकते हैं जो आपका ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन भी आपका एनर्जी की स्टोरेज फॉर्म होती है। एनर्जी ग्लूकोज में ये कन्वर्ट होता है जब भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है ग्लाइकोजन के केस में। तो ये कुछ स्टोरेज फॉर्म्स हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं। देन अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू। सो बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? सो बायो अवेलेबिलिटी मीन्स कि हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है, वहाँ पे कितना ड्रग जो है वो हमारा रीच कर रहा है आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी, मेजर ऑफ द रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज बायो अवेलेबिलिटी। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अदर टर्म्स कुछ हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है कि जो बॉडी है वो हमारे ड्रग के साथ क्या कर रही है, एंड काइनेटिक्स में आपका ADME आ जाता है, दैट इज़ अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जबकि डायनेमिक्स में क्या होता है कि जो ड्रग है हमारा, ड्रग हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, मीन्स उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है हमारी बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं डायनेमिक्स में, एंड इन दोनों के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आज के 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। इसमें सभी क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन काफ़ी हाई रहती है, इसलिए हम इस सीरीज़ में क्वेश्चंस को वीकली भी रिवाइज़ करते हैं, मंथली भी रिवाइज़ करते हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से रिवाइज़ हो जाएं। इन्फॉर्मेशन जो है वो हम सिमिलर क्वेश्चंस की, जैसे आज कोई क्वेश्चन आ गया उसका एक हफ्ते बाद और कोई सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे भी हम सिमिलर इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका जो रिवीजन है वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।